नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद इग्नेशिया के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इग्नेशिया के कुछ पार्ट्स छूटे हुए थे, तो इग्नेशिया के यह दूसरे पार्ट को हम आज फिर सॉल्व कर रहे हैं कि इग्नेशिया का एग्रावेशन और एमेलियोरेशन। तो उसके एग्रावेशन और एमेलियोरेशन, तो इसके बारे में कहता है कि द रेमेडी इग्नेशिया हैज ग्रेट कंट्राडिक्शंस ऑफ एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशंस। द एवर चेंजेबल एंड contradictory symptoms are remarkable characters of Ignatia in any disease, either physical or mental or in both plane, यानी mental and physically both. Ignatia is a remedy of पैराडॉक्सिकलिटीज, यानी विरोधाभास की ये दवाएं हैं। यह हमेशा इसका एग्रावेशन और एमेलियोरेशन इग्नेशिया में हमेशा विरोधाभास होता है, उल्टा होता है। जहाँ जिस सिम्टम्स से लगता है कि आराम होना चाहिए, अक्सर माने मुख्यतया उससे आराम होने की बात हो, वहाँ पर उससे वृद्धि हो जाती है, और जहाँ वृद्धि होने की बात है वहाँ आराम हो जाता है। ऐसा मेंटल प्लेन पर भी होता है और फिजिकल प्लेन पर भी ऐसा होगा। तो हम देखें कि किस तरह से इसके एग्रावेशंस होते हैं। एवर चेंजेबल भी है, यह हमेशा बदलता रहता है। इसके लिए एक पल्स भी मेडिसिन हम लोगों के यहाँ है, तो फिर इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। क्रॉनिसिटी और फिर इसके फॉलोवेल, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जो दवाएं फॉलोवेल है वह दवाएं फॉलोवेल क्यों हैं, जो विरोधी है यानी कंपैटिबल है वह कंपैटिबल क्यों है। ये सारी बात की चर्चाएं हम लोग बारी बारी से करते रहेंगे। और एक इग्नेशिया के क्रम में ही हम बहुत सारी बातें जानेंगे। फिर यह भी जानेंगे कि क्रॉनिसिटी किस तरह से होता है, और जब इग्नेशिया का क्रॉनिसिटी होगा, क्रॉनिक हो जाएगा, तो किस तरह से वह नैट्रम म्यूड में बदल जाता है या फिर सीपिया में बदल जाता है, तो क्यों बदलता है और नैट्रम म्यूड ही क्यों होगा। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। इससे यह लाभ होगा कि हम लोग थोड़ी सी बात जानेंगे, लेकिन हमें समझ बहुत सारी बातों का हो जाएगा। तो आइए अब इसके एग्रावेशन और एमेलियोरेशन को थोड़ा सा हम डील करते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। फिर हम एक केस हिस्ट्री पेश करेंगे इस पर, एग्रावेशन एमेलियोरेशन पर ही। तो उसके सारे यानी विरोधाभास ही उसमें था, पूरे हम सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेंगे उसमें। तो आइए फिर हम एग्रावेशन एमेलियोरेशन को देखते हैं कि हेडेक रिलीव्ड बाय वार्मथ, सर का दर्द गर्म से आराम हो जाता है। अक्सर सर का दर्द ठंडा से आराम होता है, मगर इग्नेशिया का सर दर्द गर्मी से आराम होता है। फिर रेस्ट से आराम होगा, और ड्यूरिंग ईटिंग, खाने के दरमियान भी माथा का दर्द आराम हो जाता है। बट एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग इसमें केवल विरोधाभास है। खाने के समय माथा दर्द कम जाना, खाने के बाद फिर बढ़ जाना। कोल्ड एयर, सर दर्द कोल्ड एयर से बढ़ना। सडन हेड टर्निंग, अचानक इस तरह से यदि माथा को घुमाया जाए तो उस समय सर दर्द बढ़ जाएगा। प्रेशर से बढ़ जाना। प्रेशर ड्यूरिंग स्टूल, प्रेशर केवल नहीं,
प्रेशर ड्यूरिंग स्टूल, पैखाना करने के समय जब हम जोर लगाते हैं तो उस समय माथा दर्द होने लगता है। तो प्रेशर ड्यूरिंग स्टूल, हरी, जल्दीबाजी करने पर, और फिर एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग, एमेलियोरेशन ड्यूरिंग ईटिंग, जो पहले हम इसको डील किया। फिर थर्स्ट ड्यूरिंग चील, जिस समय शरीर में ठंडापन शरीर में होने लगता है, जाड़न लगने लगता है, कपकपी आने लगती है, वैसी स्थिति में प्यास लगता है। तो थर्स्ट ड्यूरिंग चिल बट थर्स्टलेस विथ हीट, यानी ठंडा जब शरीर होगा, कोल्डनेस के समय, चिलीनेस के समय प्यास लगेगी, और बुखार के समय या जब शरीर हीट हो गया है, गर्म हो गया है, वैसी अवस्था में थर्स्टलेस होगा, प्यास नहीं होता है। हम देख रहे हैं यहाँ केवल सब विरोधाभास है। इम्पटी फीलिंग ऑफ स्टमक नॉट रिलीव्ड बाय ईटिंग, स्टमक का, अमाशय का खालीपन खाने से नॉट रिलीव्ड, आराम नहीं होता है खाने से। नाउसिया ड्यूरिंग हंगरी, जिस समय भूख लगा रहता है उस समय जीवों की आता है, खा लेने के बाद जीवों की आना खत्म हो जाता है। फिर देखें कि डाइजेस्टिव ट्रबल में डिस्पेप्सिया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग रिलीव्ड बाय कोल्ड फूड एंड एग्रावेशन बाय वार्म फूड। फिर देखें कि कोल्ड फूड डाइजेस्ट फ्रीली, कोल्ड फूड फ्रीक्वेंटली डाइजेस्ट कर जाता है, बट वार्म फूड कैन नॉट डाइजेस्ट। रिच डाइट डाइजेस्ट इजिली इन द स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रबल, एनोरेक्सिया, एग्रावेशन बाय वार्म फूड। एब्डोमेन वांट्स टू टेक कोल्ड थिंग्स, abdomen wants to take cold things, yet outer body wants warm things. उसका पेट हमेशा ठंडा चाहेगा, जबकि बाहर शरीर में वह उसको गर्मी अच्छा लगेगा। कंस्टिपेशन इन ट्रेन, ट्रेन में सफ़र करते समय, रेलगाड़ी में सफ़र करते समय कब्जियत हो जाएगा, और ऊपर की ओर मूवमेंट करने से उसको डायरिया हो जाता है। रोरिंग इन ईयर, बाघ के गरजने की तरह कान में आवाज़, बाय म्यूजिक, एग्रावेशन अति ये रिलीव्ड बाय म्यूजिक, म्यूजिक से उसमें कमी हो जाती है। सोर थ्रॉट, इन्फ्लामेशन एंड पेन, थ्रॉट में ये सारे सिम्टम्स हैं, थ्रॉट, सोर, इन्फ्लामेशन एंड पेन रिलीव्ड व्हेन सैलोइंग, जब किसी चीज़ को निगलता है उस समय आराम हो जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंस, लाफ्स इन सौरो, यह हंसता है दुख में, यानी हास्य में विषाद और विषाद में हास्य। एग्रावेशन बाय कंसोलेशन, एग्रावेशन हो जाता है, कंसोलेशन सांत्वना देने से वृद्धि हो जाती है। पेन इन इन्फ्लामेशन, एनी टाइप, एनीवेयर इन बॉडी, आवर बॉडी, पेन ऑफ इन्फ्लामेशन रिलीव्ड बाय प्रेशर, प्रेशर से वह आराम होता है। टच से एग्रावेशन हो जाएगा। पेन रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन पेनफुल साइड, पेन रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन पेनफुल साइड, दर्द के तरफ लेटने से आराम होता है, अथवा बाय प्रेशर, दबाव से भी कम जाता है। बट पेन एग्रावेशन बाय टच, टच से हल्का छूने से दर्द बढ़ जाता है, लेकिन प्रेशर से दर्द
घट जाता है। पाइल्स पेन, पाइल्स का जो पेन है यानी बवासीर का, जो पैखाने के रास्ते में बवासीर, हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, पाइल्स हो जाता है। तो पाइल्स पेन रिलीव्ड व्हेन वॉकिंग, चलते रहने से जो पैखाने के रास्ता का जो दर्द है, पाइल्स का जो दर्द है वह आराम हो जाता है, चलने से आराम होता है। रिलीव्ड व्हेन वॉकिंग बट लाइंग, बट एग्रावेशन बाय लाइंग और रेस्ट, लाइंग से रेस्ट से बढ़ जाता है। सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज विथ इम्पोटेंसी, बताइए इम्पोटेंसी के समय सेक्सुअल डिजायर में वृद्धि हो जाती है। एग्रावेशन फ्रॉम टोबैको, कॉफ़ी, ब्रांडी, कॉन्टैक्ट, स्ट्रॉन्ग कलर्स, मेंटल इमोशंस, ग्रीफ, इन सब से एग्रावेशन हो जाता है, जबकि एमेलियोरेशन वार्मथ और हार्ट प्रेशर से होता है। अभी हम लोगों ने देखा एक बात इसी क्रम में याद आती है, इस एग्रावेशन और एमेलियोरेशन को देखा हमने कंट्राडिक्शन, यह कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है, फुल ऑफ कंट्राडिक्शन है। यहाँ पर एग्रावेशन जहाँ होना चाहिए जिससे उससे एमेलियोरेशन होना चाहिए, हो रहा है, और जिससे एमेलियोरेशन होना चाहिए उससे एग्रावेशन हो रहा है। मेंटल और फिजिकल प्लेन दोनों पर, हालांकि फिजिकल प्लेन को गाइड मेंटल प्लेन ही करता है, इसलिए मुख्य रूप से मेंटल प्लेन ही प्रमुख हुआ और उसी से गाइड होने के कारण ये फिजिकल प्लेन पर भी वैसा सिम्टम ये प्रोड्यूस करने लगता है। तो एक इसी दरमियान जो पहले आरबीटीएस कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर जेके मुखर्जी साहब, बड़े विद्वान और होम्योपैथी के बहुत ही सजग और ज्ञानी थे। उनका जो क्रॉनिक डिजीज एंड इट्स नेचर, क्रॉनिक डिजीज एंड इट्स नेचर, इसके बारे में जो उनका कंसेप्ट था हमने किसी में नहीं देखा। हम भाग्यशाली रहे इस मामले में कि जेके मुखर्जी साहब जिस समय थे प्रिंसिपल, वहाँ के प्राचार्य थे आरबीटीएस कॉलेज के, उसी समय उसी दरमियान हम वहाँ से पढ़े। साथ ही साथ हम और भी थोड़े खुश नसीब इस मामले में हैं कि मुखर्जी साहब हम बड़े चहेते रहे और मुझसे उनका बड़ा आत्मीय आंतरिक संबंध था। तो वो एक पढ़ाने के दरमियान यही जो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन वो पढ़ाते थे, फिर क्रॉनिक डिजीज एंड इट्स नेचर, तो उसी क्रम में उन्होंने कहा था कि तो वो पढ़ाते थे कि साइकोलॉजी ऑफ होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी इन होम्योपैथी। एक बार परीक्षा में भी उनका सेट किया हुआ सवाल था जिसमें उन्होंने लिखा था कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी ऑफ होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी इन होम्योपैथी। तो इस तरह से होम्योपैथी में साइकोलॉजी भी इंक्लूड होता है, चूँकि यह हमेशा हमारे जो होम्योपैथी के पिलर्स ऑफ होम्योपैथी रहे हैं, उन्होंने कहा है माइंड को सबसे सर्वाधिक स्थान और सबसे ऊपर स्थान दिया है, होना भी चाहिए, क्योंकि जितने क्रिएचर्स दुनिया में हैं उस क्रिएचर्स में ह्यूमन बीइंग्स सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। इसलिए यह डेवलप है चूँकि
इसके माइंड ज़्यादा विकसित हैं। इसके माइंड विकसित होने के कारण ही यह सर्वाधिक विकसित हुआ, सर्वाधिक विकसित जीव रहा। और इसी माइंड के कारण, तो चूंकि यह माइंड का जो भी एक्शन होगा यह उसके बॉडी भी उसको फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम फिर इस पर एग्रावेशन एमेलुडेशन के जो ये पॉइंट हैं कि साइकोलॉजी ऑफ होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी इन होम्योपैथी, इस बात को हम फिर अगले दिन इसको हम फिर डील करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। कल फिर इसी समय 8:30 बजे मिलेंगे। सब्सक्राइब और लाइक ये करते रहें। और कुछ क्या चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कि हम हमेशा सही ही नहीं हो, कभी गलत भी हम हो सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इज नेवर परफेक्ट। तो इसलिए हम आपके आभारी हैं। और आप यदि कमेंट्स करते हैं, हमें सजेशंस देते हैं, तो और हमें अच्छा लगेगा और हम इससे भी अच्छा प्रस्तुति आपके समक्ष कर पाएंगे। फिर इन्हीं बातों के साथ हम एक बार आपको बताएं, एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट्स करते रहें। धन्यवाद। पुनः कल मिलते हैं इसी समय।